दोस्तों आज हम बात नेपाल की करने वाले हैं क्योंकि नेपाल में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। लोगों का डिमांड है कि दोबारा से नेपाल में राजशाही आ जाए, मोनार्की आ जाए। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि नेपाल के लोग डेमोक्रेसी को छोड़कर वापस मोनार्की की ओर जाना चाहते हैं, और इसके साथ नेपाल के लोग क्यों अपने ही सरकार के खिलाफ यहां पर आवाज उठा रहे हैं। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझते हैं इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को, और इसके साथ नेपाल में क्यों लोग एक ऑल्टरनेट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, आपको अगर इस पूरे लेक्चर को समझना है तो अंत तक जरूर देखें। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम मैप समझते हैं। देखो ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। अब देखो इसके ठीक ऊपर में अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको मिलेगा नेपाल। अब नेपाल का इंपॉर्टेंस इंडिया के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे बात आप जियो पॉलिटिक्स का कर लो, चाहे बात ट्रेड का कर लो, इवन आप यहाँ पर वाटर रिसोर्स, कल्चरल टाइज एंड इवन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये नेपाल, राइट। आप जैसे कि देख सकते हो ये एक बफर कंट्री की तरह एक्ट करता है हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू चाइना। वरना इंडिया का एक बहुत बड़ा रीज़न कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहा होता अगर नेपाल नहीं रहता। तो देखो इसलिए यहाँ नेपाल की जो लोकेशन है ये इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर यहाँ पे किसी भी किस्म का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनता है तो ये भारत के लिए एज सच डायरेक्टली अच्छा नहीं है, because here any geopolitical shift in Nepal can directly impact India's strategic interest, right? And that's why it becomes very important. अब देखो यहाँ पर आपको क्या एक और चीज़ क्या हो जाता है ज़रूरी समझना कि ट्रेड जो है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज ट्रेड इंडिया और नेपाल के बीच में जो हम देखते हैं तो इंडिया इज एक्चुअली इन नेपाल्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एंड इवन नेपाल रिलाइज हेविली ऑन इंडिया फॉर इट्स एसेंशियल इंपोर्ट्स। जैसे कि बात पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कर लो या फिर बात आप मेडिसिन का कर लो, राइट। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए, ये सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं नेपाल बहुत ज़्यादा रिलाई करता है इंडिया के ऊपर में। अब दोस्तों हम इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है नेपाल में। देखो आज से करीब 2 दशक पहले नेपाल के लोगों ने अपने लिए लड़ाई लड़ा था। ये लड़ाई क्या था कि लोग लड़े थे डेमोक्रेसी को हासिल करने के लिए। मतलब नेपाल में राजशाही चलता था, मोनार्की था, और लोगों ने अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, अपने आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ी। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेसी आता है। अब क्या हो गया है यहाँ पर करीब 20 साल बाद या 2 दशक बाद कि दोबारा से यहाँ नेपाल के लोग चाहते हैं कि जिस मोनार्क को उन्होंने हटाया था वो दोबारा से नेपाल में पावर में आ जाए। तो आखिर ऐसा क्या कारण हो गया, ऐसा क्या रीजन है कि लोग चाहते हैं कि वही राजा दोबारा आ जाए और नेपाल में शासन करे। और देखो पिछले कुछ दिनों से लगातार नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसका कारण है एजुकेशन बिल पर डिले होना। सरकार यहां पर अभी तक मंजूरी नहीं दी है एजुकेशन बिल को लेकर, और जिसकी वजह से कई सारे टीचर्स यहां पर रोड पर उतर चुके हैं, जिसमें उनका स्पष्ट कहना है कि देखो सरकार शिक्षा संबंधी बिल को तुरंत मंजूरी दे। यह बिल देश के शिक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए है। जहां टीचर्स का कहना है कि नया एजुकेशन बिल नेपाल की स्कूल सिस्टम में सुधार लाने में बहुत मदद करेगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस बिल को लेकर अब तक अप्रूवल नहीं दिया गया है। तो देखो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों नेपाल के आम लोग भी यहाँ नाराज हैं उनकी गवर्नमेंट से। अब देखो इन्हीं सबके बीच ज्ञानेंद्र शाह जो कि नेपाल के फॉर्मर राजा रह चुके हैं, अब ये वापस आते हैं नेपाल कुछ दिनों बाद। तो इनकी फ्लाइट जैसे ही लैंडिंग करती है वैसे ही हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर इन्हें सपोर्ट करते हैं, इन्हें चीयर करते हैं कि राजा अब आप आ गए हो तो अब आप देश को बचाओ, कम किंग सेव द नेशन, इस तरह के नारे लगने लगते हैं। और फिर इन सारे स्लोगन्स के बीच कुछ नारे ऐसे भी लगे कि नेपाल की जो स्टेटस है एज अ हिंदू स्टेट वो वापस आना चाहिए, वापस से मोनार्की आना चाहिए, राजशाही आना चाहिए, आप आओ हम पर राज करो, इस तरह की बातें कही गई। और ज़्यादातर यहाँ पर जो भी मतलब प्रो मोनार्किस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट या फिर आप कह लो स्लोगन लगाए जा रहे थे, ये राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के द्वारा किया जा रहा था, दैट इज RPP। और मेजरली आप जब देखोगे तो यही वो स्पेसिफिकली पार्टी जो शुरू से ही प्रोटेस्ट करते आए हैं, इस तरह के मार्च निकालते आए हैं कि उन्हें मोनार्की चाहिए दोबारा से, वी वांट आवर किंग बैक एंड अबॉलिश फेडरल रिपब्लिकन सिस्टम एंड रीइंस्टेट द मोनार्की। इस तरह के स्टेटमेंट्स ये पार्टी हमेशा से लगाते आए हैं।
और फिर यहाँ पर इनका कहना है कि जिस तरीके से करंट गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों को हैंडल किया है, ये बहुत बुरे हालात में नेपाल को लेके पहुंच चुके हैं। एंड आज के वक्त में देखो कंट्री फेस कर रहा है इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, लोगों के पास में जॉब नहीं है, एजुकेशन की कमी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी सही नहीं है। तो आखिर क्यों ना हम चाहें कि जो जिस कारण की वजह से आप कह लो कि हम डेमोक्रेसी को वापस लाए थे, वो तो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें इसीलिए वापस से राजशाही चाहिए। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इसका मतलब है ज्ञानेंद्र शाह ने जरूर कोई अच्छा काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, इस वजह से लोग दोबारा उन्हें लाना चाहते हैं। तो देखो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मोनार्की से डेमोक्रेसी तक का सफर रहा था नेपाल का। तो देखो 1951 से पहले तक नेपाल एक एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करता था, जहां पर नेपाल में राज किया करते थे राणा डिनास्टी। मतलब अबाउट 1846 से लेकर 1951 तक राणा डिनास्टी ने रूल किया है, जहां पर सारा पावर उनके पास ही हुआ करता था, राजाओं के पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करता था। और यहां पर लोगों के पास में राइट्स या डेमोक्रेसी जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर आता है 1951 के बाद का दौर, जहां पर एक तरीके से रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है नेपाली कांग्रेस के द्वारा, और वहां पर इंडिया ने भी उस कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया, और वहां पर राणा डिनास्टी का रूल खत्म होता है और फिर किंग त्रिभुवन आते हैं सामने। त्रिभुवन जो थे ये कहीं ना कहीं थोड़े अलग तरह के राजा थे, इन्होंने प्रॉमिस किया डेमोक्रेसी को, और पहली बार हम देखते हैं नेपाल में आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है और कई बड़े बदलाव भी किए जाते हैं ओवरऑल जो गवर्नमेंट की सिस्टम है उसमें। फिर देखो 1960 के आसपास किंग महेंद्र ने इलेक्टेड गवर्नमेंट की सिस्टम को ही रिमूव कर दिया और इंट्रोड्यूस किया पंचायत सिस्टम। दैट मीन्स अ टाइप ऑफ मोनार्की वेयर पॉलिटिकल पार्टीज वेर बैंड, द किंग हैड फुल कंट्रोल एंड पीपल हैड नो पॉलिटिकल फ्रीडम, एंड दिस सिस्टम कंटिन्यूड अबाउट 30 ईयर्स। मतलब 30 साल तक ये सिस्टम कंटिन्यू करता है, अप टू आप ऐसा कह सकते हो किंग बीरेंद्र। और फिर इस वजह से 1990 के बाद हम देखते हैं एक बड़ा मास मूवमेंट होता है, जन आंदोलन होता है, जहां पर यहां राजा को फोर्सफुली एक्सेप्ट करवाया जाता है कि भाई आप एक्सेप्ट करो डेमोक्रेसी। सो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड दैट टाइम, नेपाल बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो उस वक्त में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया नेपाल, वेयर द किंग रिमेन्ड बट हैड लिमिटेड पावर। और फिर 1996 का दौर आता है, इस वक्त में हम देखते हैं कि जन आंदोलन 2 वापस से स्टार्ट होता है, और इस बीच हम देखते हैं कि यहां बोला जाता है कि हम कंप्लीटली मोनार्की को बैन करना चाहते हैं और फुल डेमोक्रेसी देश में लाना चाहते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यहां किंग ज्ञानेंद्र जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इनिशियली देखो पूरी तरीके से प्रेस को और जो राइट्स था, लोगों का फ्रीडम स्पीच था, उसको एकदम सप्रेस कर दिया था, और फिर यहाँ पर फोर्सफुली चीज़ों को खराब करने लगे थे। और फिर यहाँ एक सिविल वॉर लाइक कंडीशन बनता है, लोग आंदोलन करते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम देखते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है, एंड एट लास्ट नेपाल बन जाता है एक फेडरल डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द किंग हैज नो रोल इन द गवर्नेंस। लेकिन इस चेंज को पाने के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी नेपाल को। 16,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और फिर इतने सारे सैक्रिफाइसेस और इतना मेहनत जद्दोजहद करने के बाद जब हम नेपाल एज अ फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को देखते हैं, तो इस पूरे पॉलिटिकल लाइनअप में इतनी इंस्टेबिलिटी है कि आप कह नहीं सकते हो। हमेशा यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट गिर जाती है, कोई ना कोई किसी का यहाँ पर सपोर्ट छोड़ देता है या किसी और को जाके ज्वाइन कर लेता है, हमेशा से रहा है। और कोई भी ऐसा यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा लीडर जिसने कंप्लीट टर्म पूरा किया हो नेपाल की हिस्ट्री में। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, इनिशियली पुष्पा कमल दहल 280 दिन, माधव कुमार नेपाल 1 year 257 days, झालक नाथ खानल ये 204 दिन के आसपास, भूराम जी 1 साल अबाउट 197 डेज के आसपास, राइट। इस तरीके से यहाँ पर खिलराज रिजमी ये 334 डेज। तो इस तरीके से आपको कई सारे लीडर्स यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन किसी ने भी एज सच यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया। एकमात्र आपको केपी शर्मा ओली दिखेंगे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग यहाँ पर आपको दिखते हैं, अबाउट 3 years 88 डेज के आसपास यहाँ दिखते हैं, लेकिन वो भी कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इस तरह का सिनेरियोज रहा है शुरू से नेपाल का, और जिस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगा वो देश कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकता है, हम सब जानते हैं। और इन्हीं सारे सिनेरियोज की वजह से यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि जो एज सच गवर्नमेंट बनती है,
इसका झुकाव कई बार चाइना की तरफ हो जाता है और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द रहता है, खास करके केपी शर्मा ओली। इनका अक्सर कहीं ना कहीं स्टांसेस चाइना के साथ रहा है और जितना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगा कहीं ना कहीं नेपाल में, ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसा देखो, अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि आज कैसे भी करके वापस से राजशाही आ जाए नेपाल में, वापस से राजा ही आ जाए। अब देखो ये कितने हद तक जस्टिफाइड है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा है बहुत ज़्यादा हाल ख़राब था नेपाल का। वहाँ पर भी लोगों ने जैसे तैसे करके डेमोक्रेसी को लाया। अब देखो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए यहाँ पर क्या चीज़ें ज़रूरी है। देखो लीडर का जो कहीं ना कहीं चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोग अपने राइट्स को अच्छे से कहीं ना कहीं फुलफिल करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड स्पेसिफिकली उस पार्टी को चूज करके लेकर आए जो आपके लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए काम करे, राइट। तो ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आपके हिसाब से क्या है, आई मीन नेपाल में राजशाही वापस आनी चाहिए या डेमोक्रेसी सस्टेन करना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And for more these videos, do subscribe to Sri Ram's IS channel, and at last, may God bless you all.